हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे और आज होगा हमारा सेट नंबर 51। यहाँ पर मैं बता दूँ, परसों ही मेरा सेट 50 तक कंप्लीट हुआ था। ठीक है, और आज आपका 1 जून है और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ क्योंकि ये स्लाइड तैयार हो चुका था, तो इसको मैं कुछ दिन बाद आपका अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग फिलहाल सॉल्व करने जा रहे हैं 3 दिसंबर का पेपर, जो कि सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसी शिफ्ट के पूछे गए सारे क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी चैनल से नए जुड़ेंगे तो आप लोग एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा जितना भी मैं आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व कराया हूँ आरआरबी ग्रुप डी का। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए अब आप लोग जल्दी सारे क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और जैसे कि मैं बता चुका हूँ, जहां पर क्वेश्चन आपसे ना बने तब जाके आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आपसे पूछा है हल करें। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। ये आपको फंक्शन दे रखा है जो कि मोड के अंदर में लेस देन इक्वल टू 10 है। आपको इसका मापांक बताना है, यानी आपको एक्स बताना है कि एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये आपको बताना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा चीज आपको पता होना चाहिए, और ये आपको पता भी होगा। कोई भी फंक्शन, जैसे कि अगर मैं फंक्शन एक्स ले लेता हूं जो कि कोई भी मोड के अंदर में रहे, ठीक है, मोड ऑफ एक्स। जब भी कोई फंक्शन अगर आपका मोड के अंदर रहता है, जब ये बाहर हम लोग इसको निकालते हैं तो क्या होता है, एक पॉजिटिव में एक्स होता है, एक आपका नेगेटिव में होता है। हालांकि ये रहता दोनों पॉजिटिव में ही है, क्योंकि मोड के अंदर में कोई भी फंक्शन चाहे पॉजिटिव में रहे या नेगेटिव में रहे, वो आपका होता है क्या, निकलता है पॉजिटिव में ही निकलता है। क्योंकि माइनस का हम लोग सिर्फ केवल मल्टीप्लीकेशन करते हैं उस फंक्शन में, ठीक है, ताकि मेरा वो पॉजिटिव में हो। तो यहां पर उसी तरीका से फिर ये कंडीशन क्या लग जाता है, ये x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर हो जाता है वो फंक्शन। ठीक है, और उसी तरीका से माइनस एक्स रहे तो x आपका लेस देन 0 होगा। क्लियर। तो बस इसी तरीका से अगर यहां पर भी अगर आपका जो फंक्शन दे रखा है जो कि लेस देन इक्वल टू अगर 10 के बराबर है, तो बस आपको बताना है कि x कहां से कहां लाई करेगा। तो इसको भी हम लोग उसी तरीका से सॉल्व करेंगे। बात समझ रहे हो। तो इसको मैं हटाता हूं यहां से। तो यहां पास आप इसको चाहो तो पार्शियली सॉल्व कर लो, अलग अलग, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में, फिर आंसर देख लेना, या फिर आप इसको डायरेक्ट से भी कर सकते हो। तो यहां पर मैं डायरेक्ट से करके दिखा देता हूं। तो देखो 4x माइनस 6 क्या है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू होगा एक बार 10 से, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके साथ, -10 के साथ। तो बस अब इसको सॉल्व करता हूं मैं डायरेक्ट। तो -6 को मैं यहां भेजूंगा, एक बार यहां भेजूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं दोनों एक साथ। ठीक है, आप इसको पार्शियली भी अलग अलग कर सकते हो। तो -6 अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6, यानी +6 माइनस 10। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4x हो जाएगा। उसी तरीका से ये -6 यहां भी आएगा तो +6 और +10 तो था ही। अब इसको देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 लेस देन इक्वल टू 4x। अब यहां पर भी लेस देन इक्वल टू 16। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये फिर 4 आपका दोनों जगह डिवाइड कर दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -4/4 लेस देन इक्वल टू x, और फिर ये भी लेस देन इक्वल टू 16/4। तो 4 से 4 काटोगे, 4 बार में कट जाएगा, 4 से यहाँ काटोगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा, यानी x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, -1 के बराबर है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, और यही x आपका लेस देन इक्वल टू -4 के बराबर। तो यहाँ अपनी सॉरी 4 है ना, पॉजिटिव में है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा। आप चाहते तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट जैसे किया दोनों एक साथ, आप अलग अलग भी ले सकते थे। 4x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू +10, और एक बार आप -10 लेके भी आप काम कर सकते थे। ठीक है, कुछ घुमा फिरा के वही पड़ता बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते। फिलहाल आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रिग्नोमेट्री का है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, बताओ। तो ये टेन स्क्वायर थीटा तो दिख रहा है मुझे, 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। मगर यहाँ पर क्या है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, माइनस से आप कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, -10 स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो आपका क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये कितना होता है, 1 होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, -1, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब यहां पर क्या बोला गया था, एक समभुज त्रिकोण XYZ में बिंदु D, बिंदु E एवं बिंदु F क्रमशः XY YZ Z X भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिकोण DEF का क्षेत्रफल त्रिकोण XYZ के क्षेत्रफल का साथ क्या अनुपात है, बताओ। बनाने का जरूरत है क्या, उसका 1/4 होता है एरिया,
तो बस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ही बोल रखा है क्लियरली, कोई आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका आपको दे रखा है एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स वाई जेड। अब क्या बोला था, पॉइंट डी, पॉइंट ई और पॉइंट एफ, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट है, यानी जो डी है वो एक्स वाई पर है, यानी ये हो गया डी और ये हो गया आपका ई और ये हो गया आपका एफ। तो यहां से आपका ये तीनों पॉइंट आपका इसका मिड पॉइंट पर है, ठीक है। अब वही बोल रहा है कि जो त्रिकोण बन रहा है, त्रिकोण डी ई एफ का क्षेत्रफल त्रिकोण एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल के साथ क्या अनुपात बनाता है। तो हम सभी को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि ये आपका जो ट्रायंगल डी ई एफ है वो क्या होता है, 1/4 होता है किसका, ट्रायंगल एक्स वाई जेड का। तो बस तो 1/4 का ही रेशियो होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। इसी पे आपका न्यूमेरिकल भी बन जाता है, सॉरी आपका जो मैथ बन जाता है, और डाटा में अगर कुछ नंबर दे देता है तो जैसे एरिया दे देता है आपका 16 और फिर आपसे पूछ लेता है अंदर का एरिया क्या होता है, तो फिर 4 हो जाता है अंदर का। बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहां पर बोला है किसी धनराशि पर 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का ब्याज और इसी धनराशि पर 9% का प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर से 5 वर्षों का ब्याज का अंतर 412 रुपये 50 पैसे है, तो धनराशि क्या है। तो बताओ 12% से 4 साल के लिए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 48%। और फिर 9% से 5 साल के लिए टोटल रेट ऑफ परसेंट क्या होगा, 45%। यहां तक सबको क्लियर है। और इसी का तो अंतर आपको दे रखा है ना, जो इंटरेस्ट में अंतर है तो इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंतर से है ना। तो देख लो ना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस दिख रहा है, 3%। और यही 3% का वैल्यू दे रखा था आपको 412 रुपये 50 पैसे। आपसे पूछा था 100% का वैल्यू, यानी धनराशि आपसे पूछना चाह रहा था। यानी मैं पॉइंट को हटा देता हूँ, डायरेक्ट से सॉल्व कर लो। तो 3 से काटोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 13 तिया 39 और 2 और 7 तिया 21 और ये आपका 50, यानी 13750। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। जो डिफरेंस रेट में होगा उसी का डिफरेंस आपका इंटरेस्ट में भी होगा। यहाँ पर क्या बोला है, 1100 का 27% क्या होगा, ठीक है। यानी आप ऐसे भी बोल सकते हो 2700 का 1100% क्या होगा, बात घुमा फिरा के वही है। तो यहाँ पर डबल जीरो खत्म हो गया, यानी 11 गुना 27 करो या 27 गुना 11 करो। तो 11 से मल्टीप्लाई है तो जानते हैं 7 और 7 2 9 और 2, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यहाँ पर आपसे पूछा था वर्गमूल निकालने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही शिफ्ट में यानी इसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपका इस तरीका से पूछ लिए गए थे। तो इसको मैंने एक ही स्लाइड में रख लिया, आप लोग देख सकते हो। ये सेम शिफ्ट में 2 क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था। आपका 16,641 किसका वर्गमूल है, और एक आपका पूछा गया था 20,736 किसका स्क्वायर रूट है, बताओ। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आपको निकालने आता होगा, तो मैं डायरेक्ट से निकाल ले रहा हूँ जल्दी से। तो देखो 1 है यूनिट डिजिट में, तो किसके स्क्वायर में आपका 1 आता है, यानी मतलब किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट में 1 आता है, एक 1 का आता है और एक 9 का आता है। फिर आगे का 2 नंबर क्या है, 166 है, किसके स्क्वायर के नियर है, 12 के स्क्वायर के नियर है। तो 12 गुना 13 कितना हो जाएगा, 156, यानी 156 से ये नंबर बड़ा है, यानी नंबर बड़ा वाला होगा, यानी 129 का ये स्क्वायर रूट है। क्लियर। अब यहाँ पर सेकंड वाली की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना है, 20,736। अब ऑप्शन ध्यान से देखो, 136, 124, 134 और यहाँ पर 144। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, आप खुद ही थोड़ा सा ध्यान से देख लो। आपको पता है 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है। नंबर क्या है, 20,736 था। तो बताओ 140 के एबोव ही होता है ना, कोई भी स्क्वायर होता है, किसी का भी होता। तो यहाँ पर 136 है, 126 है, 34 है, ये तो पॉसिबल ही था नहीं, ये तो था ही नहीं। यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसको निकालने का जरूरत नहीं था, आप देख के भी बता सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहां पर बोला गया था यदि एक वस्तु को 13% की हानि और 14% के लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच का अंतर 162 रुपये प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कोई भी चीज़ क्या होता है, खुद में 100% होता है। अब एक बार बोला है हानि में बेचा गया, यानी 87% में बेचा गया होगा उस सामान को, और एक बार प्रॉफिट में बेचा गया यानी 114% में बेचा गया होगा। तो इसी का तो बीच का अंतर आपको दे रखा है 162 रुपये। तो देख लो परसेंट में कितना का अंतर है, यहाँ 13 और यहाँ 14, यानी कितना हो गया 27%। यानी यही 27% का वैल्यू दे रखा है 162 रुपये। आपसे पूछ लिया क्रय मूल्य, यानी 100% का वैल्यू 27 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 4, यानी 1% का वैल्यू 4 नहीं ना, 6 बार में कटेगा ना, 6 7 6 42, यानी 27 गुना 6 162, यानी 600 रुपये होगा क्रय मूल्य। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, दी गई गुणांतर श्रेणी में पांचवा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको एक सीरीज दे रखा था, जो कि आपको हिंट में क्या दे रखा था, ये आपका ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, एपी जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बस वही दे रखा है कि आपको बोला ये गुणांतर श्रेणी में है, आपको इसका पांचवा पद निकालना है, यानी ये 3 है, 6 है, 12 है, आगे और आगे, यानी ये वाला पद आपको बताना है। तो आपको पता है ज्योमेट्रिक सीरीज अगर ये है आपका, तो इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, हर एक का बराबर होता है। तो यहाँ पर देख लो ना, कॉमन रेशियो क्या हो रहा है, 3 से 6 हो रहा है, 6 से 12 हो रहा है, तो 12 से क्या होगा, 24 होगा, यानी क्या हो रहा है, 2 का प्रोपोर्शन में चल रहा है मल्टीप्लाई में, यानी 12 का 24 और फिर 24 से क्या होगा 48, 96, यानी इसी तरीके से ये सीरीज बढ़ता जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिससे 1280 विभाजित किया जाना चाहिए ताकि भागफल के गुणांकों की संख्या विषम हो। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में केवल आपको 2-3 कॉन्सेप्ट को घुसा के आपका एक क्वेश्चन बनाया गया। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में नॉर्मली क्या बोल रहा है, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या बताना है आपको, यानी सबसे छोटा आपको एक नेचुरल नंबर आपको बताना है, जिसको जब 1280 से आप जब डिवाइड करते हो, मतलब कि जो भी नंबर को जब आप 1280 से डिवाइड करते हो, तो जो भी आपको कोसेंट मिलता है, यानी जो भी आपको भागफल मिलता है, तो उस भागफल का जो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो हमेशा क्या होंगे, ऑड नंबर में होंगे। यही आपसे पूछना चाह रहा है कि बताओ कौन से छोटा सा नंबर होगा जिसको डिवाइड करने पर जो भी भागफल मिलता है उसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, ऑड नंबर में होंगे। ठीक है, ऑड नंबर में बोला है, देखो सम विषम संख्या विषम में होंगे, यानी जो भी संख्या होंगे वो विषम नंबर में होंगे। यही आपसे पूछ रहा है। अब आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो यहाँ पर, अगर आप कोई भी ऑप्शन, अब आपके ऊपर है कि आप जल्दी से चेक कर सकते हो। अगर मैं पहला ऑप्शन सपोज दैट अगर रखता हूं 10, तो 10 को जब आप डिवाइड करते हो तो क्या आ रहा है, 128। अब आपको पता है 128 मेरा क्या है, भागफल। अब आप इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालो कि वो विषम संख्या में या सम संख्या में, तो आपको पता है 128 मतलब क्या होता है, 2 के पावर में 7। अब आप जानते होंगे, उम्मीद करते हैं ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। अगर एक भी चीज अगर यहाँ आपको नहीं पता होता तो फिर आप ये बना नहीं पाते। तो नंबर ऑफ फैक्टर आपका देखो 7 है पावर में, यानी +1, यानी इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 8 ठो होंगे, यानी 8 ऐसे ऐसे नंबर होंगे जो 128 को डिवाइड करते हैं, वही मेरा फैक्टर कहलाता है। यानी टोटल फैक्टर कितना हुए, 8 हुए। और 8 क्या है आपका, एक सम संख्या है, मगर क्वेश्चन ने पूछा था आपसे विषम संख्या। अब बस मैं इसको हटाता हूं, यानी 10 आपका आंसर नहीं होगा। अगर मैं थर्ड ऑप्शन पुट करता हूं 5, तो 5 को जब आप 1280 से डिवाइड करते हो तो क्या आ रहा है, 5 से काटोगे तो 5 2 10, 25 और 5 और 6, यानी 256 आ रहा है। अब 256 मतलब आप समझ चुके हो, यानी मैं 2 का पावर में जब मैं 8 रखता हूं तो क्या आ गया, 256 आ गया। अब आपको पता है पावर में +1, यानी 8 + 1, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 9 फैक्टर होंगे, जो कि एक विषम संख्या में है। यानी करेक्ट आंसर इज होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यदि आपका ये नंबर 11 से विभाजित है तो x का मान आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कि x का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। अब आपको जैसे कि आपको पता चल गया कि ये जो नंबर है 9672x, ये नंबर 11 से डिवाइडेड है। ठीक है, ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है, तो आपको x का मान बताना है। तो सबसे पहले बताओ 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, हम लोग ऑड प्लेस वाले नंबर और इवन प्लेस वाले नंबर का सम का डिफरेंस चेक करते हैं, यानी ऑड प्लेस वाले नंबर का और इवन प्लेस वाले नंबर का डिफरेंस देखते हैं। वो नंबर क्या होना चाहिए, आइदर 0 होगा या फिर 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पता होना चाहिए, सब बेसिक है। तो यहाँ पर अब चेक कर लो, तो 9 और 7 कितना हो गया, 16। ठीक है, मैं ऑड प्लेस वाले सम को जोड़ रहा हूँ, 9 7 16 और 16 + x, ये हो गया आपका ऑड प्लेस का सम। और इवन प्लेस का सम कितना हो गया, 6 2 8, ये 8 हो गया। अब ये नंबर का डिफरेंस चेक करो, 16 + x - 8, यहाँ से क्या हो गया, 16 से 8 जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 8 + x। अब मुझे बताओ x का वैल्यू ऐसा क्या रखोगे, ये आपका आइदर 0 हो जाए या तो आपका 11 का मल्टीपल हो जाए। तो बताओ नेगेटिव में तो पॉसिबल नहीं है, यानी x का वैल्यू क्या रखोगे, 3 रखोगे, क्योंकि 8 और 3 11, और 11 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी x का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, सिंप्लीफाई करना था, 12 को गुना करना था यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लो, ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद कितना है, 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद क्या है, सिंगल डिजिट है, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो पॉइंट के बाद
5 डिजिट होना ही चाहिए। अगर आप देख रहे हो 12, 12 गुना 5, 12 गुना 5 क्या 60, यानी 0, यानी एक आपका खत्म हो जाएगा। मेरी बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं, यानी पॉइंट के बाद 5 डिजिट होना चाहिए, मगर 0 आ गया तो क्या होगा, पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। अब यहां पर अगर आप चेक कर लो 12 पचे 60 और 6 12 ते 36 और 42, यानी पॉइंट के बाद 4 ही डिजिट होगा, जो कि केवल ऑप्शन नंबर थर्ड में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था, यहां पर क्या बोला था, एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के अंतवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, यानी आपको कोई ट्रायंगल है जो कि दे रखा है 7, 24 और 25 उसका भुजा है। आपको उस ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल जो बनेगा उसका आपको रेडियस आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप अगर देख रहे हो, जो अगर भुजा अगर मेरा को दे रखा है 7, 24 और 25, ये आपको देख के पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यानी अब आप समझ सकते हो, यानी राइट एंगल ट्रायंगल ये मेरा बन गया 7, 24, 25, क्योंकि ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ये मान लो 7 होगा ना, ये 24 होगा, या फिर ये 24 होगा, ये 7 होगा, और ये आपका हाइपोटेनस क्या होगा 25 होगा। अब आपसे पूछा है कि इस ट्रायंगल के अंदर में अगर मेरा सर्कल बनता है तो रेडियस मेरा क्या होगा, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बार सॉल्व किए हैं, आपके एनटीपीसी में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और अभी भी एसएससी के एग्जाम में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमको पता है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, आर इक्वल टू बेस प्लस आपका हाइपोटेनस, बेस प्लस सॉरी परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। डायरेक्ट से आप याद कर सकते हो। ठीक है, बी प्लस पी, यानी बेस कितना था 24 और परपेंडिकुलर क्या है 7, कोई भी इंटरचेंज हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका जो हाइपोटेनस होगा यानी जो कर्ण होगा वो नेगेटिव में जाएगा। यानी 24 प्लस 7 कितना हो गया 31। अब 31 में से 25 जाएगा क्या हो जाएगा 6, और 6 का आधा करोगे 3, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अब हो सके तो क्वेश्चन में आपका एग्जाम में वहां राइट एंगल ट्रायंगल था, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी दे देता है एग्जाम में, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, अब ये भी सेम शिफ्ट में इसी तरीका से ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपका देख सकते हो 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर लंबाई भुजा वाले एक त्रिकोण के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, ये 9, 40 और 41 ये भी ट्रिपलेट है। अब अगर आप देख लोगे तो 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 41 के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी ये भी आपको समझ जाएगा कि ये भी क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसके अंदर भी आपका क्या बन रहा है, एक सर्कल है, और उसका रेडियस आपसे पूछ रहा है। तो वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, यानी आपका बेस प्लस परपेंडिकुलर, यानी 40 प्लस 9 माइनस 41 बटा 2, यानी 49, 49 में से 41 जाएगा 8, यानी 8 बटा 2 क्या हो जाएगा 4, यानी रेडियस क्या होगा 4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था, 25 फैक्टोरियल के मान में गैर शून्य अंक के बिल्कुल बाद कुल कितने शून्य होंगे। ठीक है, यानी आपको नंबर ऑफ जीरो बताना था आफ्टर द नॉन डिजिट नंबर। ठीक है, यानी नंबर ऑफ जीरो आपको बताना है। बताओ, नंबर सिस्टम में आप पढ़े होंगे, फैक्टोरियल है नंबर, नंबर क्या फैक्टोरियल है, तो 25 फैक्टोरियल में आपसे पूछा है नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। तो आप जानते होंगे फैक्टोरियल मतलब होता है क्या है। अगर मैं ये नंबर अगर 25 फैक्टोरियल दे रखा तो ये नंबर किस तरीके से बढ़ रहा है, 24 इंटू 23, इसी तरीके से ये नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरीका से ये नंबर बढ़ता बढ़ता जाके लास्ट में आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसी में पूछ रहा है कि टोटल जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। ठीक है, आफ्टर नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, बताओ। तो हमको पता है कोई भी फैक्टोरियल नंबर का अगर आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ जीरो बताओ, नंबर ऑफ जीरो बताओ, और आपको ये चीज हमेशा याद रखना होगा कि कोई भी जीरो 5 और 2 के मल्टीप्लाई से ही बनता है जीरो। ठीक है, ये केवल मैं बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो यहां पर अगर 25 फैक्टोरियल है तो हम लोग क्या करते हैं, 5 से इसको डिवाइड करते हैं। शॉर्टकट तरीका है, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा, कोसेंट 5 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करो, जब तक कोसेंट अगर डिवाइड होता जाएगा तब तक आपको डिवाइड करना है। तो फिर 5 मेरा जो कोसेंट आया, फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया, कोसेंट 1 आया। अब बताओ 1 को 5 से फिर डिवाइड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, मतलब खत्म। अब ये जो दोनों कोसेंट था वही आपका आंसर, यानी 5 प्लस 1 6, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरो होंगे 6। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका डेटा सफिशियंसी से क्वेश्चन है।
आप लोगों ने रीजनिंग में पढ़ा होगा डेटा सफिशिएंसी, मैथ में भी आपके डेटा सफिशिएंसी से बने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपका प्रश्न है और ये कथन है। आपको बताना है कि कौन सा कथन पर्याप्त है इसका आंसर देने के लिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, गुणोत्तर श्रेणी में पांचवा पद का पता लगाए, यानी ज्योमेट्रिक सीरीज में, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज है उसका आपको फिफ्थ टर्म बताना है, समझ गए। यानी फिर से आपका ज्योमेट्रिक सीरीज है, आपको फिफ्थ टर्म का नंबर आपको पता लगाना है, यानी ये वाला नंबर आपको बताना है। तो देखते हैं पहला कथन क्या बोल रहा है, देखते हैं कि किससे इसका आंसर हम दे पाएंगे। हालांकि आपको बताना नहीं है, केवल आपको चेक करना है कि आप आंसर दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। तो पहला कथन क्या बोल रहा है, श्रृंखला जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पहला पद 2 है। यानी अब क्या बोल रहा है पहला कथन कि इसका इस सीरीज का पहला जो यानी फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है। तो बताओ सबसे पहले पहला कथन से कभी भी आप इसका आंसर दे पाओगे? आप मुझे बताओ कि आपको तो पहला पद पता है और आपको पांचवा पद निकालना है, तो पहला कथन से तो कभी नहीं निकाल पाओगे आंसर। यानी ये केवल 1 पर्याप्त नहीं होगा और ना तो केवल 2 पर्याप्त होगा, क्योंकि दूसरा आपका कथन क्या बोला है, श्रृंखला में सामान्य अनुपात 2 का है। अब देखो बता दिया कॉमन रेशियो, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कॉमन रेशियो आपको पता चल गया 2 का, तब तो आप आसानी से बता दोगे। क्योंकि सिंगल अगर आप कथन 2 को भी यूज करोगे तो नहीं बता पाओगे, मगर जब दोनों को यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी 2, 4, 8, 16, 32 ये नंबर इसी तरीका से बढ़ता जाएगा। यानी पांचवा पद आप निकाल सकते हो दोनों कथन के मदद से। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, दोनों 1 एवं 2 पर्याप्त है, ठीक है। केवल आपको बताना था कि बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला है, बिशन ने एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर तक की साइकिलिंग की। यदि वह हर घंटे 3 किलोमीटर धीमी गति से साइकिल चलाता है तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 2 और घंटे लेता है। तो बिशन के वास्तविक साइकिल चलाने की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ क्या थी। बताओ, क्वेश्चन समझ गए। यानी जो आपका बिशन है वो कोई निश्चित गति से, मतलब कोई उसका स्पीड है, वो 180 किलोमीटर का स्पीड कोई भी स्पीड से वो कवर करता है, ठीक है, और उसको कोई समय लगता है। मान लो वो S1 स्पीड से वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है और उसको समय लगा T1 समय, ठीक है। अब कंडीशन क्या दे रहा है कि अगर वो 3 किलोमीटर का स्पीड का गति, मतलब 3 किलोमीटर से अगर स्पीड को कम करता है, यानी S1 में आपका 3 किलोमीटर का जब स्पीड से वो घटाता है तब उसको गंतव्य तक पहुंचने में 2 घंटा ज़्यादा लगता है, यानी T1 + 2 समय लगता है। वही पूछ रहा है कि बताओ बिशन को वास्तविक साइकिल चलाने में क्या स्पीड था, यानी उसका ओरिजिनल स्पीड आपसे पूछना चाह रहा है। बताओ, अब बताओ इसको बेसिक से बनाने का जरूरत है क्या? टाइम का डिफरेंस आप निकाल के बनाओगे क्या? कोई जरूरत ही नहीं है, आपको पता चल चुका है क्वेश्चन, तो बस ऑप्शन का हेल्प लो। आपको पता 180, अगर मैं मान के चलता हूं कि अगर ऑप्शन में अगर उठा कर चेक करता हूं तो बताओ अगर मैं 18 घंटा रखता हूं तो मुझे बताना 18 घंटा अगर मेरा ओरिजिनल स्पीड होगा तो समय कितना लगेगा, 10 घंटा लगेगा। अगर मैं इसी में से अगर इस ओरिजिनल स्पीड से अगर मैं 3 का स्पीड अगर कम कर दूं यानी 15 कर दूं, अब बताओ अब मेरा टोटल समय कितना लगेगा, तो 180/15 कितना होता है, 12 होता है, 12 होता है। अब देखो पहले टाइम 10 घंटा और बाद में 12 घंटा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, यहाँ पर देखो ध्यान से, गंतव्य तक पहुंचने में 2 घंटा ज़्यादा लेता है, तो देखो ना 2 घंटा ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। अब उसको आगे बनाने का जरूरत ही नहीं है आपको। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, दौड़ के एक मैदान रिंग के रूप में जिसकी आंतरिक परिधि 88 मीटर और बाहरी परिधि 154 मीटर है, तो मैदान की चौड़ाई क्या है। ये आपका ये कोई मैदान है, ये आपका आंतरिक, ठीक है, आंतरिक रिंग का आपको दे रखा है परिमाप या परिधि, मतलब ये 88 मीटर का है और बाहर वाला 154 का, ये आपका 154 का परिधि है और ये वाला 88 मीटर का। आपसे केवल पूछ रहा है कि बताओ मैदान की चौड़ाई क्या है। मैदान का चौड़ाई आपसे पूछ रहा है, मतलब ये वाला पूछ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पूछ रहा है। बताओ, आप जानते हो, यानी आपको तो क्वेश्चन में ही हिंट दे रखा है 2πR, यानी अगर मैं बड़ा वाला जो ये सर्कल है उसका अगर रेडियस मैं R मानता हूँ और स्मॉल वाला क्या हो जाएगा 2πr। तो यही जो चीज़ आपको दे रखा है ना क्वेश्चन में, 88 और 154, यानी अंतर कितना हो गया 12 और ये आपका 54, यानी 66 हो गया। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देख लो ना 2π और यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ या फिर मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या जगह 2π कॉमन ले रहा हूँ तो 22/7 और यहाँ पर क्या आ गया R - R और ये हो गया 66। तो 22 से काटो कितने बार में कट जाएगा,
2 बार में 22 से काटो 3 बार में कटेगा ना। 7 या 21, 21/2, 21/2 कितना होता है 10.5 मीटर का। और देखो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी आपका इतने बड़े रेडियस से जब आप छोटे वाले को हटाओ कम करोगे तो क्या आएगा, यही ना चौड़ाई आएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, क्रिकेटरों की एक समूह का औसत स्कोर 42 था। एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के सदस्यों का औसत का 250% स्कोर करता है। परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या क्या थी, बताओ। अब देखो यहाँ पर भी नॉर्मली क्या बोल रहा है कि देखो क्रिकेटरों का एक समूह का औसत स्कोर 42 था। मतलब जैसा जैसा क्वेश्चन बोला बस वैसा वैसा करते जाओ। पहले मान लो कि जो समूह में x लोग थे और उनका औसत स्कोर 42 था, यानी सभी का स्कोर क्या होगा, x गुना 42 होगा। यहाँ तक क्लियर। आगे क्या बोला, एक नया खिलाड़ी शामिल होता है उस ग्रुप में जिसका रन कितना होता है, उसके औसत का 250% स्कोर करता है। यानी जो एक नया जो खिलाड़ी शामिल हुआ वो उसके औसत का 250% ज़्यादा स्कोर करता है। यानी 250% मतलब समझ रहे हो, 2.5 गुना, यानी 2.5 गुना ज़्यादा स्कोर कर रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, 2.5 मतलब 5/2, यानी 2 21, 21 गुना 5 105 रन। यानी 105 रन वो ज़्यादा बना रहा है। ठीक है, 105 रन मतलब बना रहा है। तो ये हो गया अब आपका एक कंप्लीट ग्रुप। जब इसके आने पर परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, सभी लोगों को औसत में 30% की वृद्धि हो रही है। तो 42 में आपका 30% का वृद्धि हो गया। यानी 10% की बात करें तो 4.2, 30% क्या हो जाएगा 12.6। यानी ये क्या हो गया, औसत 54.6 औसत बन गया। बात समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पर जो मैंने इक्वल टू का साइन दिया तो ये क्या था, सभी लोगों का रन था। और यहाँ पर क्या औसत है, तो अब कितने लोग थे, x+1 लोग थे। अब ये भी बन गया कि नहीं बन गया, यानी यहाँ भी पूरा टोटल रन और यहाँ भी सभी लोगों का टोटल रन, दोनों को मैंने इक्वल कर लिया। अब इसमें से सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लो, यही तो आपको करना था। यहाँ पर क्या हो गया 42x और यहाँ पर क्या 54.x है। यानी इसमें से लेस कर देता हूँ मैं डायरेक्ट से, तो यहाँ पर हो गया 12.6x हो गया। यहाँ 105 है, 105 में से 54.6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 50.4 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, 126 4 बार में कटेगा, यानी x आपका 4 आ गया। यानी पहले 4 लोग थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है, 3 संख्याओं का मध्यमान 33 है और डेटा का रेंज 29 है। बीच वाली संख्या अन्य 2 संख्या का योग से 27 कम है। तो 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होगा। चलो अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में 1-2 कॉन्सेप्ट आपको ऐड करके आपसे पूछा गया क्वेश्चन, बताओ। यहाँ पर नॉर्मली क्या बोला था, 3 संख्याओं का मध्यमान 33 दे रखा है। यानी कोई 3 नंबर है, ठीक है, क्या नंबर है मुझे नहीं पता, और उसका मध्यमान आपको 33 दे रखा है। यानी आप समझ सकते हो उसका औसत आपको 33 दे रखा है। तो मैं मान लेता हूं कि ये 3 नंबर ए बी सी, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 33 गुना 3 हो जाएगा। ये तो क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को। यानी ये जो तीनों नंबर का सम होगा वो क्या होगा 99 होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, डेटा की रेंज आपको 29 दे रखी है। अब आपको पता होना चाहिए कोई भी डेटा का रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज, ठीक है, रेंज कैसे निकालते हैं तो आपको पता होगा उस डेटा में सबसे बड़ा नंबर और उसी डेटा में सबसे छोटा नंबर का अंतर ही मेरा रेंज कहलाता है। यानी सपोज दैट अगर मैं मान लेता हूं कि ये इसी ऑर्डर में ये तीनों नंबर एक रखा गया, यानी ये आरोही क्रम में ये तीनों नंबर आपका मैंने अरेंज किया, सपोज दैट मान लो, यानी ये फर्स्ट नंबर सबसे छोटा, सेकेंड नंबर सबसे थोड़ा उससे बड़ा और सी नंबर सबसे बड़ा। तो डेटा का रेंज क्या होगा C-A, यही आपको दे रखा है 29 साथ में। क्लियर। फिर एक दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि बीच वाली संख्या अन्य 2 संख्या के योग से 27 कम है। अब ये समझो, यानी जो बीच वाला नंबर है वो आपका दोनों संख्या का योग से 27 कम है। तो अगर मैं इस 99 में पहले 27 अगर मैं हटा दूं तो क्या हो जाएगा 72, यानी 72 का आधा कर दो 36, यानी बीच वाला नंबर क्या होगा 36 होगा, सीधी सी बात है। और दोनों का सम कितना हो जाएगा 36, 7 6 13, 3 2 5 और 6, यानी दोनों का सम कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ये भी क्लियर है मेरे को यहाँ तक। यानी ए और सी का सम कितना हो जाएगा 63 हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्योंकि दोनों का सम से 27 कम था, जो कि मैंने 27 कम कर लिया।
अब आगे आपसे क्या पूछा था, तो इन संख्याओं का सबसे बड़ा संख्या बताओ कौन है। अब आप मेरी बात को समझना, यानी ये दोनों का सम आपको पता है 63 है, और C माइनस ए जो मैंने बताया डेटा का रेंज क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा का अंतर भी आपको पता चल गया 29, यानी इन दोनों नंबर के बीच में 29 का डिफरेंस है। तो 29 का अगर आप डिफरेंस अगर आप पहले ही निकाल के दोनों में अगर आधा आधा बांट दोगे तो आपको नहीं पता चल जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं 29 निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, 13 से 9 जाएगा 4 और 5 से 2 जाएगा 3, यानी 34 बच गया। 34 का आधा करोगे तो क्या होगा, 17 प्लस 17, यानी एक नंबर कितना होगा, 17 प्लस 29, यानी क्या हो जाएगा 46, यानी एक नंबर होगा 46 और दूसरा नंबर होगा 17, जो कि मेरा मिल के क्या होगा 63 होगा। बात समझे, ये मैंने कैसे किया, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों नंबर के बीच में 29 का डिफरेंस है और दोनों नंबर का सम भी पता है मुझे 63 है, तो मैं नहीं निकाल लूंगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 46 होगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सी संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा, बताओ। किसका स्क्वायर रूट आपका एक इरेशनल नंबर है, ये आपको बताना है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देख लेते हैं किसका स्क्वायर आपका निकल रहा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ 9604, ये किसका स्क्वायर है, 98 का स्क्वायर है। मैं बता चुका हूँ, देखो 100 तक का स्क्वायर अगर आपके दिमाग में है ना तो आप थोड़ा सा कर पाओगे, ठीक है। बाद बाकी तो आप निकालना जानते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। बट वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ याद है 100 तक भी अगर स्क्वायर अगर आपको हल्का हल्का भी याद है तो आप बता सकते हो, ठीक है। 98 का स्क्वायर है, ये 89 का स्क्वायर है, 5776 ये किसका स्क्वायर है, 4 6, मैं देख लेता हूँ ये किसका स्क्वायर हो सकता है, 4 6 यानी 7, 7 का स्क्वायर आपका 49 यानी 76 का ये स्क्वायर हो गया, क्योंकि 8 7 56, 56 से बड़ा नंबर है ना, तो आपका क्या होगा बड़ा वाला नंबर, यानी ये 76 का स्क्वायर है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये किसी का स्क्वायर नहीं है और यही आपका क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है, यदि 575 कांचों की तन्वी और अनीस के बीच में 15 और 8 के अनुपात में वितरित किया जाए तो अनीस को कितने कंचे मिलेंगे, ये आपको बताना। तो सिंपल, यानी 575 आपके गोली है, ठीक है, कांचे जिसको बोलते हैं, वो तन्वी और अनीस के बीच में बांटा गया, ये तन्वी और अनीस के बीच में बांटा गया 15 और 8 के अनुपात में, यानी 15 और 8 कितना हो गया 23 हो गया, यानी यही 23 का वैल्यू आपको दे रखा है, यानी 23 एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 23 2 46, 46 और यहाँ से क्या होगा 46 4 11 यानी 5, यानी 25 हो गया, यानी 25 गुना 8, क्योंकि आपसे पूछा गया था अनीस का रेशियो पूछा था, यानी एक रेशियो का वैल्यू 25 तो 8 रेशियो का वैल्यू क्या होगा 250 200, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यहाँ पर क्या बोला था कि राही को 8 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। यात्रा के दौरान उन्होंने 60 किलोमीटर की प्रति घंटा के औसत गति से यात्रा की, लेकिन बीच में 2 ब्रेक लिए। लंबे समय का ब्रेक कम समय वाले ब्रेक से दोगुना हो गया। कितने मिनट के लिए छोटा ब्रेक लिया गया था, यानी आपको पूछा छोटा ब्रेक लेने का समय, आपसे पूछ रहा है कि कितना मिनट का छोटा ब्रेक था। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन जैसा बोला बस वैसा करने की कोशिश करो। राही को 8 घंटे में 360 किलोमीटर का अगर यात्रा करना पड़ा है तो आप मुझे बताओ स्पीड क्या रहा होगा, 360 बटा 8 घंटे, यानी स्पीड क्या हो जाएगा 8 चौके 32 और 4 जीरो यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड रहा, क्योंकि 8 घंटा में जब पूरा तय किया तो स्पीड क्या 45 किलोमीटर प्रति घंटा का। अब क्या बोल रहा है, यात्रा के दौरान उन्होंने 60 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत गति से यात्रा की थी, लेकिन बीच में 2 बार ब्रेक लिया, जिसके कारण से उसको समय लग गया कितना 8 घंटे का समय लग गया। तो वही पूछ रहा है कि जो बीच में दोनों ब्रेक लिया था उसमें छोटा ब्रेक का कितना समय था, ये आपसे पूछा है। तो आप समझ सकते हो, इतना समझदार हो कि देखो 360 बटा 8 किए तो 45 का स्पीड है। अगर मैं यही 360 को अगर मैं 60 के स्पीड से चलता तो कितना समय लगता, मुझे 6 घंटे का समय लगता। यानी समय बर्बाद कितना का हुआ है, केवल 2 घंटा का ही तो बर्बाद हुआ है ना। पहले 6 घंटा लग रहा था, अब उसको 8 घंटा लग रहा, यानी 2 घंटा मतलब 120 मिनट का ही समय बर्बाद हुआ है। अब आपको तो क्वेश्चन में भी बोल रखा था ना कि वो दोनों मतलब जब आपका 2 घंटा ज़्यादा लगता है तो उस समय वो 2 बार ब्रेक लेती है, ठीक है। और दोनों ब्रेक के भी बारे बोल दिया है कि सबसे बड़ा ब्रेक छोटे ब्रेक का डबल है। तो बस अब आप समझ सकते हो, अगर डबल है, अगर इसी रेशियो में ही तो ब्रेक लिया गया है ना, तो 2 + 1 3, 3 का मतलब 120, यानी 1 का मतलब 40, यानी छोटा ब्रेक 40 मिनट का रहा होगा।
तभी तो बड़ा वाला ब्रेक 80 मिनट का डबल है इसका ब्रेक का टाइम, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बताओ। सिंपल, यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और पॉइंट के बाद डबल डिजिट है, यानी नीचे क्या होगा, एक जीरो और लगेगा, यानी 25/125। ठीक है, और ये बटा में 10, तो 25 से काटो कितने बार में, 1/5, 1/5 0.2 होता है, 0.2/10 यानी 0.02, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा। इसमें क्या बोला है, ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह नाव 364 किलोमीटर के नीचे की ओर बहाव में यात्रा करती है और फिर बहाव के उल्टा यात्रा करके अपनी प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। इस यात्रा में कुल 40 घंटे लगते हैं, तो धारा की गति बताओ कितनी थी। यानी नॉर्मली क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एक बोट है जो कि 364 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, 364 किलोमीटर का डिस्टेंस एक बार ट्रैवल करता है, एक बार मतलब जाता है, एक बार वापस आता है। टोटल समय कितना लगता है, 40 घंटे का समय लगता है। आपसे पूछा है कि बताओ धारा का गति क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है जब एक बार नाव जब जाएगा और एक बार आएगा, यानी मैं कह सकता हूँ एक बार धारा के दिशा में जाएगा नाव और एक बार धारा के विपरीत आएगा। ठीक है, यानी अप स्ट्रीम स्पीड होगा एक बार और एक बार डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा। जाने में एक बार समय लगेगा और एक बार आने में समय लगेगा, यानी टोटल समय भी आपको दे रखा है। तो और जिसमें से आपको बोट का स्पीड दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप जानते हो जब धारा के विरुद्ध में जाएगा तो स्पीड क्या होगा, 20 - y हो जाएगा। क्लियर, और एक बार जब लौटेगा, ठीक है, जब लौटेगा तो 364 बटा क्या स्पीड रहेगा, 20 + y रहेगा, क्योंकि ये धारा का दिशा में आएगा। तो यहाँ पर जितना समय लगेगा और यहाँ पर जितना समय लगेगा, टोटल समय किसके बराबर होगा, 40 घंटा के बराबर होगा। तो बस सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा वैल्यू होल्ड कर रहा है, ये आपके ऊपर है। अगर मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूँ तो 10, देखो 20 - 10 कितना हो जाएगा, 36.4 हो जाएगा करीब करीब, समझना, 36.4 हो जाएगा। और 20 + 10 यानी 30, तो 30 को अगर आप सॉल्व भी करोगे तो क्या देखो 10 के ज़्यादा जा रहा है कि नहीं, यानी 10 घंटा से ज़्यादा लग रहा है, यानी 36 और 10 46 हो जा रहा है, यानी ये कभी तो आंसर हो ही नहीं सकता। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा बनाना कौन सा है, आपको चेक ही तो करना है केवल कि कौन सा वैल्यू यहाँ पर आपका नियर अबाउट है। 8 अगर आप चेक करोगे तो 20 में से 8 जाएगा क्या होगा, 12, यानी 12 तिया 36, देखो ये भी पूरा कट नहीं रहा, 12 तिया 36 मतलब करीब करीब 30 पॉइंट समथिंग घंटा लग रहा है। और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 8 अगर आप जोड़ोगे तो 28, यानी 364 बटा 28 मेरा कितना हो जाएगा, 13 के करीब, 13 होगा। ठीक है, 13 ही होगा। तो 30 + 13 कितना होगा, 43 हो रहा है, जो कि यहाँ पर 40 होना चाहिए, यानी ये भी नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, ये भी नहीं होगा। अब थर्ड ऑप्शन चेक कर लो, फोर्थ ऑप्शन चेक कर लो, जहां पर आपको दिख रहा होगा। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को पुट करता हूं तो 20 में से आपका 6 जाएगा कितना, 14, 14 को जब आप डिवाइड करोगे 364 से तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। प्लस और फिर 20 + 6 26, 26 को जब आप 364 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 14, यानी 26 और 14 कितना हो गया, 40, यानी यही होल्ड कर रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आप चाहते तो बना सकते हो, तो आपके ऊपर है, जैसा आप चाहो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन। अब मुझे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग जरूर से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मगर एक बार आप लोग जरूर से ट्राई कीजिएगा, जरूर बन जाएगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप जरूर से बना लोगे। ठीक है, चलिए यहाँ पास मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल में पहली दफा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।